हेलो स्टूडेंट्स, वी आर फ्रॉम देव ट्यूटोरियल। और जैसा कि आप सब जानते हैं व्हाट द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ, इस टाइम पे आप सब घर पे हैं, तो देव ट्यूटोरियल की तरफ से एक एफर्ट है कि आप घर पे ही रहें, वहीं से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा सिंह, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी एंड वील स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। मेरी क्लासेस करने के टाइम पे कुछ चीजें अपने साथ रखिए, दैट इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अ पीस ऑफ पेपर, मार्कर एंड अ पेन। पीस ऑफ पेपर इसलिए ताकि आपके पास जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाऊंगी उन्हें आप लिखते जाएंगे, और फिर जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, व्हेन इट गेट्स फिनिश्ड, तो आप उसे अपने बुक में जो है वो स्टिक कर लेंगे। तो उसके साथ साथ इससे फायदा ये होगा कि आपके चैप्टर के साथ ही आपके पास एक्स्ट्रा नोट्स जो है वो अपने लिए रहेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, एंड थैंक यू एंड डू वॉच द वीडियो नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने शुरू करना है सबसे पहले यूनिट 1, जो कि आपकी ये बायोलॉजी की 11th की सबसे पहली यूनिट है, जिसपे हम शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट फर्स्ट का नाम है। हर यूनिट में बायोलॉजी के 11th और 12th के एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है एनसीईआरटी की 11th की, उसमें 4 चैप्टर्स हैं। पहला है आपका लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट और चौथा है एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसी चैप्टर से जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन में डाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, जिनको एक बार पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन चीजें रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे जो पहली लाइन दी हुई है, जो कि पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस कहने का मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने तरह के हैं, इनसे लाइफ फॉर्म्स के बारे में हम समझेंगे, इसे लाइफ फॉर्म समझते हैं हम एक्चुअली। और दूसरा यह है कि जो लिविंग प्रोसेसेस उसके अंदर हो रही हैं, जितने डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या लाइफ प्रोसेसेस है जिसकी वजह से वो जिंदा है, या क्या चीजें उनके अंदर हो रही हैं, वो सारी चीज की स्टडी जिस भी साइंस के पार्ट में हम करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बेसिक तो आप जानते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है साइंस, या बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है साइंस। लाइफ की स्टडी जहां पे भी की जाती है, दैट इज बायोलॉजी। लिविंग वर्ल्ड comprises an emerging diversity of living organism. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. In fact, जो अर्ली मैन के टाइम से भी वो नॉन लिविंग और इनएनिमेट का मतलब होता है इमेजिनरी या डेड। तो अर्ली मैन के अपने टाइम से भी जो है वो आसानी से डिफरेंस देख पाते थे कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है। Early man defied some of the inanimate matter, that is wind, sea, and some among the animals and plants. A common feature of all such form of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. अब पहली जो चीजें थी अर्ली मैन के टाइम पे, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में हमें पता हो। उन्होंने तो हर चीज की डिस्कवरी बाय चांस की थी, उन्हें किसी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। फायर की डिस्कवरी अर्ली मैन्स के टाइम पे ही हुई थी, और आपको पता है वो एक बाय चांस डिस्कवरी थी। तो जब ये सारी चीजें अर्ली मैन देखते थे तो उन्हें क्या होता था, एक शॉक या एक एस्टोनिशमेंट महसूस होता था, आश्चर्य होता था। तो ऑ या इवोक्ड, ऑ या फियर, या तो वो डर जाते थे कि ये ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जो हमारे आसपास वाली चीजों से एकदम अलग होती थी। The description of living organism, including human being, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited process in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature and classification. इन्हीं चीजों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चीजें क्या है? क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है और आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, कहने का मतलब इसमें यह है कि जैसे जैसे हमने जरूरत के हिसाब से, आपको पता है कि हर चीज जरूरत के हिसाब से ही हम उसकी डिस्कवरी करते हैं। जब हमको लगता है इस चीज की जरूरत है, हम उसके पीछे जाते हैं और उसकी डिस्कवरी शुरू करते हैं। तो अब आगे इस फर्स्ट चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमने चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजों को हमें और किन किन चीजों की जरूरत पड़ी।
The biggest spin-off of such studies was the recognition of sharing of similarities between living organisms both horizontally and vertically. That बहुत important line है, that all present day living organisms are related to each other and also to all other organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. हम ये जानते हैं कि जो चीज अभी प्रेजेंट में है उनका दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा प्लांट्स के साथ कोई रिलेशन तो जरूर है, हमारा बाकी एनिमल्स के साथ कोई रिलेशन तो जरूर है, एंड ऑल्सो टू ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ. मतलब जो जैसे मान लीजिए डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर अगर हम कोई सिमिलैरिटी उनमें और अपने में पाना चाहें तो डेफिनेटली हम इन सिमिलैरिटीज में, इन सब चीजों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर ले सकते हैं. और इसी से एक आगे टर्म हम पढ़ेंगे, यही सारी चीजों ने राइज करा था एक टर्म को जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन. मतलब हम एक चीज से जो है वो इवॉल्व होते 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 पूरी दुनिया इवॉल्व होने का ही रिजल्ट है. In following chapters of this unit, you will get a description including जो मैंने पहले भी यहाँ लिखवाया था कि क्लासिफिकेशन के बारे में of animals and plants from a taxonomic perspective. अब टैक्सोनॉमी क्या है उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. टैक्सोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, टैक्सोनॉमी के व्यू पॉइंट से हम क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी. अच्छा, यहाँ पे आते हैं जो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में रिवलेशन किया होता है. तो जो फर्स्ट यूनिट है लिविंग वर्ल्ड उसमें अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है. ही वॉज बॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वॉज बॉर्न ऑन 5th of July 1904 इन कैम्पटन जर्मनी. बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो से मार्क भी है, आप उसे चाहे तो मार्क कर सकते हैं, चाहे क्या, यू हैव टू मार्क इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अर्नेस्ट मेयर, the Harvard University evolutionary biologist. He was an evolutionary biologist. बहुत important है. Who was considered as an evolutionary biologist? Ernest Mayr. Has been called the Darwin of 20th century. 3 लाइन पढ़ी, तीनों में से तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. He was born on 5th of July 1904 in Kempten, Germany. He was known as an evolutionary biologist और इन्हें टाइटल दिया गया था Darwin of 20th century. He was one of the 100 greatest scientists of all time. Next most important line. वो 100 most important scientists में जो आज तक 100 जो सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक रहे हैं उनमें से अर्नेस्ट मेयर एक थे. Mayer joined the Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के क्वेश्चंस में ये आ सकता है और ये एक एक्सपेक्टेड जो है वो क्वेश्चन है. अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, ये टाइटल किसके लिए दी गई है? अर्नेस्ट मेयर. Throughout his nearly 80 years career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics and the history and philosophy of zoology. इसके लिए आप यहाँ पे एक कोड लिख लें जिसको मैंने यहाँ लिखा है होस्टेज. आपको दिख रहा होगा होस्टेज. H से है, देखिए H से आपको मिल जाएगा यहाँ पे हिस्ट्री एंड फिलोसफी. होस्टेज लिख लीजिए आप यहाँ पे. H से हिस्ट्री एंड फिलोसफी, O से ऑरेंथोलॉजी, S से सिस्टमैटिक्स, T से टैक्सोनॉमी, E से इवोल्यूशन और Z से जूजियोग्राफी. होस्टेज हिस्टोलॉजी, ऑरेंथोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, जूजियोग्राफी और ये हिस्ट्री एंड फिलोसफी है. होस्टेज कोड हो जाएगा. इन्होंने किन किन चीजों में अपना रिसर्च किया था 80 इयर्स के टाइम में, तो ये हो जाएंगी सारी चीजें. एक कोड मिला आपको. He also single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is today. He also pioneered the currently accepted definition of biological classification. biological species. The current definition या biological classification की जो definition है वो किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने दी थी. Mayer was awarded the 3 prize widely regarded as the triple crown of biology. बहुत important है, उन्हें 3 प्राइज से नवाजा गया था. That is why it is known as triple crown of biology, क्योंकि तीनों के तीनों बायोलॉजी फील्ड में थे. Balzan Prize 1983, International Prize for Biology 1994, Crafoord Prize 1999. He died at the age of 100 in the year 2004. अगर आप यही याद रखेंगे सिर्फ कि वो 100 साल की उम्र में मर गए थे और आपको उनका डेट ऑफ बर्थ याद है, that is 5 July 1904,
तो डेट ऑफ बर्थ जो डेथ की है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ डेथ याद रखने की जरूरत नहीं है। इट्स अल्टीमेटली आफ्टर 100 years, दैट इज 2004। ये जो बाल्जन प्राइज है उसके लिए भी एक चीट कोड है जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज BIC। B से बाल्जन प्राइज, I से इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और C से है क्रफोर्ड प्राइज 83, 94, 1999। तो अब मैं एक बार समअप कर देती हूँ जो चीजें मैं बोल रही हूँ आपको वो याद रहे तो। ही वॉज बॉर्न इन कैम्पटन 5th of July 1904। इनको जो है वो डार्विन ऑफ 20th century कहा जाता था। ही वॉज द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनको एक टाइटल दी गई थी अलेक्जेंडर अगस्तीस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इन्होंने किन चीजों पर रिसर्च की थी? होस्टेज, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, O से ऑरेंथोलॉजी, S से सिस्टमैटिक्स, T से टैक्सोनॉमी, E से इवोल्यूशन, Z से ज़ूओजियोग्राफी, मतलब होस्टेज, TEZ। फिर यहाँ पे जो बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन है वो किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से नवाजा गया था। कौन सी प्राइज थी? BIC। ये चीट कोड है BIC। कौन सा चीट कोड है? BIC। B से बाल्जन प्राइज फॉर बायोलॉजी, I से इंटरनेशनल बाल्जन प्राइज, I से इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और C से क्रफोर्ड प्राइज हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। अभी तक हमने स्टडी किया क्या कि उस पूरे यूनिट में किस चीजों के बारे में बोला गया है। उसके बाद हम आए कि अर्नेस्ट मेयर कौन है, इनका रोल क्या है, और अब हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग, जिसके बारे में हमें जानना है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सेकंड टॉपिक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या है और टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या है। How wonderful is the living world? The wide range of living type is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, deserts, hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horses, migrating birds, valley of flowers, or the attacking sharks evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among the members of a population and among the population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. अच्छा, अगर हम सबसे पहले इस लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखने को मिलती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है या कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, कोई ओशन है, कहीं पे फ्रेश वाटर मिल रहा है, कहीं पे लेक्स है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे डेजर्ट है। इतनी सारी वास्ट एनवायरमेंट देखने को मिलता है हमें एक ही चीज पे, जो कि क्या है? अर्थ है। दूसरी जगह पे हम कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो कि हमारे आसपास हमें मिल जाते हैं, जैसे घोड़े मिल जाते हैं, बर्ड्स इधर से उधर चहचहा रही होती हैं, पूरे फूलों की एक बाग होती है, या शार्क्स को हम एक दूसरे पर अटैक करते हुए देखें। ऐसी कोई भी आसपास चीजें जो हमें अद्भुत लगती है, हमें लगता है यार ये कहाँ से, ये चीजें कहाँ से आई, हम कहाँ से आए। तो इन सारी चीजों को जब हम अपने आसपास देखते हैं जो हमसे अलग है लेकिन हमारे साथ रह रही है, तो हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली में हम एक अपने आप से सवाल करते हैं कि ये सारी चीजें जब दिख रही है हमें, व्हाट एक्चुअली लाइफ इज। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हमारे सेल्स के भी अंदर होता रहता है और एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन के साथ भी होता रहता है और एक कम्युनिटी के अंदर जो कई सारी पॉपुलेशन है उनके में बीच में भी होता रहता है। हम खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जैसा कि अभी हम सब लॉकडाउन में है तो हम जान रहे हैं कि हमें बाहर जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें अपनी डेली के बेसिक नीड्स लाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हम तो फिर भी अगर कहीं पे कोई चीजें इफेक्ट इतना नहीं है तो वहां पे हमें स्ट्रगल कम है। जहां पे इस समय कोरोना और बाकी चीजों का इफेक्ट ज्यादा है वहां पे स्ट्रगल और ज्यादा है। लोगों को कुछ चीजें मिल नहीं रही हैं तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। जो ये लाइफ है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, लाइफ है क्या, इसके दो क्वेश्चंस हैं। इसमें दो एस्पेक्ट है, एक तो है आपका जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है और एक है आपका टेक्निकल एस्पेक्ट जो कि साइंटिफिक है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट द आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो हम चूंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, विल emphasize on the technical aspect, on the scientific aspect of what is actually life.
Question है what is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. अब अगर हम पूछना चाहते हैं, हम सवाल करते हैं कि लिविंग है क्या, तो हम ये सोचते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिविंग को देख करके निकालें जिनके बेसिस पे हम एक स्टडी बनाने की जो चीजें ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं वो चीजें क्या हो जाएंगी, लिविंग के अंदर आ जाएंगी. मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अच्छे बच्चे कौन है, तो अच्छे बच्चे कौन है के लिए आप क्या क्राइटेरिया रखोगे, मार्क्स का. जिनके मार्क्स 80% से ऊपर है वो अच्छे बच्चे हैं, तो आपने क्राइटेरिया रखा ना. उसी तरीके से लिविंग कौन कौन है, तो जो फॉलोइंग टर्म्स के अंदर आ जाएंगे वो लिविंग है, जो फॉलोइंग टर्म्स के अंदर के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे वो नॉन लिविंग है. जैसे कि ग्रोथ, वो टर्म्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिनके बिहाफ पे हम लिविंग की स्टडी कर सकते हैं. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response comes to our mind immediately as unique feature of living organism. तो तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबसे पहले आती हैं वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response. मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन तो आप समझ ही रहे हैं. ability to sense environment and mount a suitable response का मतलब क्या है कि कोई ऑर्गेनिजम्स के जो है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिएक्शन क्या है, वो चीजें एक क्राइटेरिया है जो बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकते हैं. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. इन तीन क्राइटेरिया जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड अमाउंट ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स के अलावा कुछ ऐसे और कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम ऐड कर सकते हैं. दैट इज मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट, इमर्जेंस. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से. एक लाइन बोल दी गई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये यहाँ पे कि जो मास का इंक्रीज है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि किसी का वेट अगर 20 kg है, उसका वेट 20 से अगर 40 हो गया तो हम बोलेंगे उसकी बॉडी में ग्रोथ हुई है. किसकी ग्रोथ हुई है, मसल की ग्रोथ हुई है, फैट की ग्रोथ हुई है. अगर कोई इंडिविजुअल 1 था और 1 से 2 हो गए तो उसमें किस चीज का ग्रोथ हुआ है, नंबर का ग्रोथ हुआ है, इंडिविजुअल के नंबर में इंक्रीज हुआ है. जैसे एक अगर अमीबा है वो बाइनरी फिजन से 2 अमीबा में चेंज हो सकता है, तो वो एक अमीबा कितने में चेंज हो गया, 2. तो ये भी क्या है, ग्रोथ है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिविजन. बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिविजन से होती है. एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animal, this growth is seen only up to certain age. बहुत माइनर बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे आता है. जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है. जो प्लांट में जो सेल डिविजन होता है ग्रोथ जिसके थ्रू, उसमें जो सेल डिविजन होता है जिसके थ्रू ग्रोथ होती है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है प्लांट में. पर एनिमल में वही जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन स्टेज तक होती है. जैसे आपकी हाइट है वो एक सर्टेन स्टेज तक बढ़ती है, लाइफ लॉन्ग आप नहीं लंबे हो रहे होते हो. पर हाँ, कुछ टिश्यूज का रिप्लेसमेंट, नरिशमेंट ये सब चलता रहता है, पर प्रॉपर ग्रोथ एनिमल्स में नहीं होती है, पर प्लांट में वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूड रहती है. However, cell division occurs in certain tissues to replace the lost cell. आपको पता है आपकी आरबीसी भी हर 120 दिन पे चेंज होती है, तो उसमें भी जो है वो लॉस हो रहा है ना, सेल्स जो है वो का लॉस हो रहा है, नई सेल बन रही है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिविजन. जैसे मैंने बताया अमीबा डिवाइड करता है. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope. अभी आपने किसी बैक्टीरिया या फंजाई का कल्चर आपने अगर किया है तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे इस ग्रोथ को नंबर ऑफ इंडिविजुअल के एस्पेक्ट में जो ग्रोथ है अगर आप देखेंगे तो कितने मिलियन आपको फंजाई या बैक्टीरिया कितना कुछ देखने को मिल जाएगा. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, as it is आपको याद कर लेनी होगी. प्लांट्स में, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन है वो एक एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है.
One must remember that increase in body mass is considered as growth. ये हम जो पहली लाइन बोला गया था, increase in body mass और increase in number, दोनों ग्रोथ का ही जो है वो एक दोनों ग्रोथ का को सिग्निफाई करते हैं, दोनों ग्रोथ को जो है वो बताते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो होते ही है, पर अगर हम ये बात लाइन बोलें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो, तो आप बोलोगे यस. अगर इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ का क्राइटेरिया लेते हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं. कैसे, अभी देखते हैं. माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड मून्स टू ग्रो. मिट्टी के ढेर होता है, पत्थर पहाड़ जैसा बन जाता है, उस पर और सारी मिट्टी ला दो, और सारी मिट्टी ला दो, और सारी मिट्टी ला दो, तो वो पहाड़ कैसा होता है, बड़ा होते जाता है. कभी समुद्र के पास जब मिट्टी से घर वर बनाते हैं तो ऐसे मिट्टी से थोड़ा सा ऐसे पहाड़ जैसा बनाओ और मिट्टियां ले आके डालते जाओ, तो जो पहाड़ है मिट्टी का क्या होगा, जितनी ज्यादा मिट्टी डालते जाओगे उतना ज्यादा पहाड़ ऊंचा होता जाएगा. तो वो पहाड़, अगर आप मिट्टी डालने के एस्पेक्ट में आप मास बढ़ा रहे हो, जितनी मिट्टी डाल रहे हो पहाड़ का वेट भी तो बढ़ रहा है, तो उसकी कंपैरिजन में वो क्या आप बोल सकते हो कि वो जो पहाड़ है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. वो कहीं से भी गलत स्टेटमेंट नहीं है. In living organism, growth is from, मैं एक लाइन मिस कर गई. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. जैसे बात की थी ना, छोटे से मिट्टी का ढेर रखा, ऊपर और मिट्टी डाला, फिर और मिट्टी डाला, फिर और मिट्टी डाला, तो हम एक्यूमुलेशन करते रहते हैं मटेरियल का उसके ऊपर, और वो ढेर जो है वो बड़ा होते जाता है. इस प्रोसेस को एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है एक्रीशन. ACCRETION. के जो टर्म है, काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. एक चीज का एक्यूमुलेट होना एक दूसरे के ऊपर को हम क्या बोलते हैं, एक्रीशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पर अब इसमें क्या है, ऊपर सैंड ड्यून्स जो है वो मट्टी डालते जा रहे हैं, सैंड ड्यून बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो हमेशा इनसाइड होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड मार्क कर लेना. लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में ग्रोथ होता है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमेशा अंदर होता है. हमारे ऊपर कौन सा, हमारे अंदर से ग्रोथ होती है. लेकिन जो सैंड ड्यून है उसमें तो ऊपर से आप मिट्टी पे मिट्टी डाले जा रहे हो ना. इन सब चीजों को पढ़ते हुए हम ये समझ पा रहे हैं कि लिविंग जो ग्रोथ है वो लिविंग बींग्स का एक स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, एक कोई डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रही है. तो देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम. अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. अगर कोई लिविंग है और डेड है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो नहीं करेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करेगी, एक डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करेगा. लेकिन ये जो ग्रोथ है इसको हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी. चूंकि फर्स्ट क्लास थी इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको एक रफ व्यू दे देती हूँ, उसके बाद से जब नेक्स्ट क्लासेस शुरू होंगी तो वो रेगुलर चलेंगी. और आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारी चीजें आप मुझसे क्लियर करें. आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं. कोई चीजें आपको चाहिए तो आप उसकी भी रिक्वायरमेंट के लिए क्वेरीज जो भी हैं आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ देव ट्यूटोरियल सो दैट बहुत से ज्यादा आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इनसे क्या होंगे, बेनिफिट होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.